गुड इवनिंग। खुश रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी। आवाज आ रही मेरी? विजिबल हूं क्या मैं? वेरी गुड इवनिंग। नहीं है भाई, आज मेरा बर्थडे नहीं है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। नया चश्मा। सर, डिफरेंशिएशन कर देंगे क्या आप? हर दिन एक मोल के लिए तैयार रहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के? कहीं नहीं गया बेटा। ओके तो जी, क्या हाल है भाई? लास्ट क्लास में हमने मैक्सवेल डिस्कस किया था ना। मैक्सवेल का और होमवर्क भी दिया था 39 से 58 ओ वन में। उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी के भी मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए थे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल, और काइनेटिक एनर्जी को एक मॉलिक्यूल्स की कितनी होगी। ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बेटा आर अपॉन एन ही होता है। आर अपॉन एन ए। आर की वैल्यू पता है, एन ए की वैल्यू पता है, तो इससे आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो उसको अलग से याद नहीं रखना है। उससे अलग से उसको अलग से याद नहीं रखना है। चलो तो डिस्कशन कर लेते हैं पहले। एक बार दिखा। क्या? और और है क्या? ठीक है। चलिए, तो 39 से 50 में डाउट्स? 50 नहीं, 58 तक दिया था ना। हम्म। बोलिए, डाउट्स बोलिए। 45 तक, 39 से 45 तक। 39 में क्या डाउट है? Which of the following is not a postulate of kinetic molecular theory of gases? Kinetic theory of gases. The actual volume, पहला ऑप्शन, actual volume of gas particles is negligible in comparison to the empty spaces between them. हाँ जी, बहुत करेक्ट है। Particles of gas are in constant random motion and move in all possible directions in straight line. बिल्कुल सही। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। डिफरेंट पार्टिकल्स ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड विच रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। ये गलत है। कांस्टेंट नहीं है। टकराने के बाद उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो दिल्ली ऑप्शन गलत है। कैलकाटा सही है कि काइनेट इलास्टिक कॉलिजन्स होते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। कहां प्रॉब्लम है बेटा इसमें? 45 तक, पहले केवल 45 तक पूछिए। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर चलेगा, वो कर लूंगा। 45 तक किसी को कोई डाउट? क्या डाउट है बेटा 43 में और 44 में?
टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस पर मोल, यूनिट्स देखो पर मोल, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला बताया था 3/2 RT। टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 300। आर की वैल्यू कैलोरी में चाहिए, जूल में होती है 8.314, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करूंगा 4.18, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल, सबको पता है। तो ये वैल्यू लगभग आ जाती है अराउंड 2, एग्जैक्टली तो 2 नहीं होती बट अराउंड 2, ऑप्शन दूर दूर है, तो यहां पर ये 900 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 44 में भी फॉर्मूला लगाना है, पेन चलाओ बेटा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। 43, 42, 44, 45 सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़िए 46 से 50 तक, 46 से 50 में कोई डाउट? बेटा जो रेंज दे रहा हो ना उसी के डाउट्स पूछो, जो रेंज बोलिए उसी में पूछो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। इधर उधर लिख रहे हो, तुम्हारी एनर्जी भी खराब कर रहे हो, मेरी भी कर रहे हो। 46 से 50, 48 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 48, टोटल 10 मॉलिक्यूल्स में से 4 मॉलिक्यूल जो है वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं 7 मीटर पर सेकेंड, बाकी के 6 मॉलिक्यूल जो है वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं x मीटर पर सेकेंड, और URMS कितनी आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड। URMS कैसे निकालते हो, URMS इक्वल्स टू पावर हाफ हो जाएगी, 4 मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड 7, URMS है तो 7 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 की पावर हाफ इक्वल्स टू 5। स्क्वायर कर दूंगा तो ये यहां पर जो है ये 5 का कितना हो जाएगा 25, 49 इंटू 4 196 प्लस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 250, तो 6x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 54, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 9, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 3। बस डाउट पूछ लो सर से, हम पेन नहीं चलाएंगे, हम कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ ये डाउट है आपका, ये देख लो, क्या इस तरह से एक्सप्रेशन नहीं लिखे थे हमने, क्या हमने इस तरह से URMS का एक्सप्रेशन लिखा था या नहीं लिखा था? तो फिर बट सर डाउट है, हम तो पेन चलाते नहीं है, हम तो देखते हैं क्वेश्चन को, अच्छा आंसर नहीं आ रहा सर, पेन तो चलाएंगे नहीं हम। URMS का प्रकाश कहां फॉर्मूला अलग है, URMS कैसे अलग है, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू स्पीड का स्क्वायर, क्या अलग फॉर्मूला है बेटा, कैसे अलग है बताओ? N1 पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर N2 पार्टिकल्स की स्पीड का स्क्वायर। अगर ये एवरेज दे रखा होता तो यहां 7 और यहां x आ जाता। नेक्स्ट 51, माफ करो 51 के लिए, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट इधर उधर के कमेंट ना करें, अक्षत बेटा
है ना। ये अरे यार क्या बोलो इनको है। यू आर एम एस का फॉर्मूला यहां 3RT वो लगाऊं, फिर ये डेटा क्यों दे रखा है यहां पर। यू आर एम एस का फॉर्मूला ये तब लगता है जब टेम्परेचर पता हो, गैस कौन सी है ये पता हो। यहां पर अलग चीज दे रखी है। ये फॉर्मूला आया इसी लॉजिक से ना। नेक्स्ट, हम्म 47 में डाउट है तो कुछ नहीं कर सकते बेटा, छोड़ दो। नेक्स्ट 55 पर आ जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 55। दो फ्लास्क, एक की कैपेसिटी 1 लीटर, दूसरे की कैपेसिटी 2 लीटर। इसमें भी 1 मोल गैस है, इसमें भी 1 मोल गैस है। लेकिन मोल सेम है, वॉल्यूम दे रखा है, और एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्स इज ट्वाइस, यानी इसकी एवरेज स्पीड जो है, इसमें जो एवरेज स्पीड है उसकी डबल है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, सिंस यहां प्रेशर वॉल्यूम मोल्स दे रखा है, तो मैं जो फॉर्मूला यहां यूज करूंगा टेम्परेचर वाला नहीं करूंगा, पीवी अपॉन एन एम। यानी आर टी को मैंने क्या लिख दिया, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी में पी आर टी को आप क्या लिख सकते हो, पीवी बाय एन। यहां पर ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, इधर की सारी वैल्यूज पुट कर दो, प्रेशर का रेशियो आ जाएगा। दोनों तरफ का प्रेशर का रेशियो आ जाएगा, P1 V1 जो भी है, और M सेम है, तो यहां पर भी 8/पाई P2 V2 अपॉन NM, दोनों में मोल सेम है, इंटू 2। मेरे हिसाब से 58 तक दे रखा था ना, 58 तक दिया था ना। क्वेश्चन नंबर 57। यहां पर साफ दिख रहा है कि यूएमपीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। और यूएमपीएस और यूआरएमएस का रेशियो आपको पता है, यूआरएमएस अपॉन यूएमपीएस का रेशियो कितना होता है, √1.5। तो यहां से आगरा ऑप्शन कह सकते हो सही है, कैलकाटा ऑप्शन गलत है, दिल्ली ऑप्शन भी गलत है, और सेकंड बी ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स जो है 400 से 401 और 452 से 453 यहां कहीं होगा। तो कहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, 400 से 401 इस रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, 452 से 453 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, क्योंकि यहां एरिया कम है, यहां एरिया ज्यादा है। तो बॉम्बे भी गलत। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 लास्ट क्लास में मैंने एंड में बताया था आपको, लेकिन यहां पर क्वेश्चन नंबर 58 में जो रेंज है, मैंने जो क्लास में क्वेश्चन करवाया था वहां रेंज थी यूएमपीएस टू यूएमपीएस
प्लस प्लस एफ ऑफ यूएमपीएस। तो हम जो क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें यू की वैल्यू हो गई यूएमपीएस और डी यू की वैल्यू हो गई थी एफ ऑफ यूएमपीएस। इस क्वेश्चन में 58 में, ये क्लास का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको यहां पर क्या कहा जा रहा है, यूएमपीएस प्लस माइनस 0.02, यूएमपीएस प्लस माइनस 0.02, रेंज कहां से कहां होगी? तो सिंस यहां प्लस माइनस है, इसका मतलब रेंज यूएमपीएस माइनस 0.02 से लेके यूएमपीएस प्लस 0.02, प्लस माइनस लिखा हुआ था उसको मैंने अलग कर दिया। तो यहां पर अब u की अगर मैं बात करूं तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यूएमपीएस माइनस 0.02 और du क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। du क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 0.04। ये du की वैल्यू हो गई, ये यूएमपीएस की वैल्यू हो गई। लेकिन हम सबको पता है, हम सबको पता है कि यूएमपीएस की वैल्यू 1000, 1500, 2000 की इस रेंज में होती है, 1500, 1000 या इस रेंज में। तो 0.02 उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है। तो इसको ऑलमोस्ट आप क्या लिख सकते हो, यूएमपीएस। इसको ऑलमोस्ट हम क्या लिख सकते हैं, यूएमपीएस। लेकिन डी की वैल्यू क्या लिखोगे, 0.04। तो यहां पर जब ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो एम और टी की सारी टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होगी, एम और टी की सारी टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होगी। तो यहां पर रेशियो जो पूछा गया है N2 और C4H8 का एक्सप्रेशन डिराइव करो। मेरा मानना है यहां पर जब आप एक्सप्रेशन डिराइव करोगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है m अपॉन टी की पावर हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, m अपॉन टी की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल आएगा। तो नाइट्रोजन अपॉन C4H8 के लिए आपको अगर रेशियो निकालना है तो नाइट्रोजन के लिए 28 डिवाइडेड बाय 100 और C4H8 यानी 48, 56 डिवाइडेड बाय 200। अच्छा, ये डबल, ये भी डबल, कोई चेंज नहीं होगा, यानी इक्वल टू 1 आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। देखो जिन्होंने ब्लेड ज्वाइन किया है, अभी जो हम पोर्शन पढ़ रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा पुराने से कनेक्ट नहीं है, तो अभी भी आप देख सकते हो और साथ साथ में पिछला भी करते रहो, क्योंकि ये जो पार्ट है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन बेसिक चीज पता होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में आप पुराना करते रहो और यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं बेटा, अब 26 और सब पूछते रहो तो उससे कोई मतलब नहीं है, सब क्लास में बता चुका हूं। वैभव कंपोनेंट ले लो, अगर एंगल पर है मरकरी तो 26 में उसका कंपोनेंट ले लो, 45 डिग्री पर है तो एच डी जी का कंपोनेंट ले लो, फिर सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, इससे ज्यादा नहीं तो लास्ट क्लास में मैंने मैक्सवेल कंप्लीट कर लिया था, मैक्सवेल का हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया था। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ बाइमोलिकुलर कॉलिजन्स। ठीक है, रियल गैसेस में अभी थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, मतलब ज्यादा तो नहीं, आज का लेक्चर होने में हो सकता है, मतलब फ्राइडे मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं, मंडे को स्टार्ट कर देंगे हम रियल गैसेस। तो नंबर ऑफ बाइमोलिकुलर कोलिजन्स क्या मतलब हुआ, एक कंटेनर में मॉलिक्यूल्स होते हैं और हमें पता है कि उनकी अच्छी खासी स्पीड होती है, जैसा हमने कैलकुलेट भी कर लिया था 1500 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो 7000 किलोमीटर पर आवर,
ऑक्सीजन के लिए 2000 किलोमीटर पर आवर, इस तरह की उनकी स्पीड होती है, तो उनके बीच में कोलिजन्स भी होंगे, आपस में कोलिजन्स भी होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो अब हमें यह फाइंड आउट करना है, कौन सा क्वेश्चन दिया था लास्ट में, मेरे हिसाब से क्लास में पूरा डिस्कस हो गया था यार, नहीं हुआ था, एक मिनट, एक लास्ट क्लास का दिखाना देखो। नहीं मेरे नहीं, हाँ जो क्वेश्चन दिया था, अच्छा उसका आंसर नहीं बताया, आंसर उसका 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जो रेशियो है वो एम और टी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, एम और टी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो उसका आंसर 1 आएगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था dn अपॉन एन का रेशियो, वो ना तो एम पर डिपेंड कर रहा है ना टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए उसका आंसर जो है उल्टा। रिवर्स रिवर्स रिवर्स, बस बस थोड़ा ऊपर। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसका आंसर 1 आएगा। अब मैं वापस इस पार्ट पर आ रहा हूं, नंबर ऑफ बाइमोलिकुलर कोलिजन्स, तो हमें यह देखना है कि एक कंटेनर में इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, तो पर सेकंड उनके बीच में कितने कोलिजन्स हो रहे होंगे। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं। क्यों होते हैं? उसका कारण ये होता है, एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, क्योंकि एक मोल सब्सटेंस है तो 10 की पावर 23 आप सोच सकते हो। आज भी हमारी पॉपुलेशन क्या है, 7 बिलियन के आसपास है, 7 इंटू 10⁻⁹ पॉपुलेशन की बात करूं, जबकि एक मोल सब्सटेंस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 10 की पावर 23, जो कि बहुत ज्यादा है, और वो सब बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उनके बीच में कितने कोलिजन्स होंगे वो फाइंड आउट करना है। बाइमोलिकुलर वर्ड क्यों लिखा है यहां पर? तो देखिए कॉलिजन्स जब होते हैं ना, तो एक कॉलिजन तो ऐसा होगा कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा जाते हैं, ये आपस में टकरा गए, दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, बाई मॉलिक्यूल। बट कुछ कॉलिजन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक साथ 3 मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे, तो ये 2 बाइमोलिकुलर कोलिजन हुए, ये एक बाइमोलिकुलर और एक ये बाइमोलिकुलर। तो बाइमोलिकुलर काउंट करूंगा तो 2 करूंगा, और ट्राइमोलिकुलर काउंट करूंगा तो केवल 1 करूंगा, कि 3 मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहे हैं, एक कोलिजन। लेकिन बाइमोलिकुलर काउंट करूंगा तो 1 और 1 2। तो हम यहां पर बाइमोलिकुलर कोलिजन्स की बात कर रहे हैं, हम यहां पर बाइमोलिकुलर कोलिजन्स की बात करेंगे कि कितने बाइमोलिकुलर कोलिजन्स हो रहे हैं पर सेकंड। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कैलकुलेट करना, कि बहुत इतने सारे कोलिजन्स को किस लॉजिक से कैलकुलेट किया गया है, तो मजा आएगा, सीरियसली बता रहा हूं। मतलब इंटरेस्टिंग बात है, लगेगा कि कुछ सीखा है, कुछ समझा है, हमने कुछ अचीव किया है। ये 2+2 जैसा नहीं है कि हाँ ठीक है हो गया, कुछ अलग सी चीज है, जो अगर आप समझोगे तो एक मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, और इस तरह से भी सोचा जा सकता है, यानी ये थॉट प्रोसेस हो सकता है जिससे हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को आसान बना सकते हैं। और यही इंजीनियर्स का काम है कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को कैसे आसान सोचा जाए, कैसे आसान किया जाए, वो आप यहां पर देखोगे, मजा आएगा इस चीज में। तो अब यहां पर पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर रहा हूं, पहले उन टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। तो यहां पर एक टर्म डिफाइन होती, कोलिजन डायमीटर। क्या होता है ये कोलिजन डायमीटर, पहले उसको समझते हैं। तो कोलिजन डायमीटर, इसको हम एक तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सिग्मा जो है वो किसके बराबर होता है, 2r। मतलब क्या है इसका, दो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं कोलिजन डायमीटर। अब यहां पर आता है सर, जब दो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस तो 0 है, जब टकरा रहे हैं तो डिस्टेंस तो 0 होगी तभी टकराएंगे, नहीं, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस कहां से कहां मेजर की जाती है, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। तो ये r, ये भी r, इसीलिए कितना हो गया 2r। हाँ, ये तब है जब हम मान रहे हैं कि कंटेनर में एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स एक ही गैस के हैं, चाहे तो वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन। और यहां पर हम ये भी मान रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है
एक अजम्पशन कह सकते हो जो हम यहां पर ले रहे हैं, दे आर स्फेरिकल इन नेचर। ये एक अजम्पशन है जो थ्रू आउट चलेगा, हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऑब्वियस सी बात है कि मॉलिक्यूल्स को हम मान रहे हैं कि दे आर स्फेरिकल इन नेचर। तो कॉलिजन डायमीटर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच की, जब वो टकरा रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस जो कि कितनी होगी, 2r। यहां पर मैं एक लाइन लिख सकता हूं, लिख लो चाहो तो, मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड to be spherical and rigid। स्फेरिकल एंड रिजिड, रिजिड मतलब ऐसा नहीं कि टकराने से सर इसका शेप तो बिगड़ जाएगा, सर पिचक जाएगा, नहीं, इसका शेप चेंज नहीं होगा, ये स्फेरिकल ही है और रिजिड रहेंगे। तो टर्म कोलिजन डायमीटर सिग्मा इक्वल्स टू 2r, राइट। और कह सकते हो दो मॉलिक्यूल इससे ज्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते, इससे ज्यादा ये पास नहीं आ सकते हैं, यानी ये उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। जैसे इस डिस्टेंस पर आएंगे टकरा जाएंगे, कोलिजन हो जाएगा, इसीलिए इसे बोला जाता है कोलिजन डायमीटर। डायमीटर वर्ड इसलिए आ गया क्योंकि 2r हो गया, तो 2r एक तरह से डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए कोलिजन डायमीटर। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। एक कंटेनर में मान लो टोटल n मॉलिक्यूल्स है, टोटल n मॉलिक्यूल्स है, और कंटेनर का वॉल्यूम है v, कंटेनर का वॉल्यूम है v। तो एक टर्म यहां पर डिफाइन होती है n स्टार, n स्टार मतलब n अपॉन v, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स दोनों में से कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, पर यूनिट वॉल्यूम। इवन इसको कोई नंबर डेंसिटी भी बोल देता है, नंबर डेंसिटी। यानी एक तो डेंसिटी कौन सी होती, मास डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी, या नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, इसीलिए नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एन स्टार। यूज क्या इसका, एन स्टार को हम कैसे यूज कर सकते हैं। मान लो अब मुझे इस कंटेनर में एक छोटे से पोर्शन में बताना है कि बताओ यार इस छोटे से पोर्शन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इस पार्ट में जिसका वॉल्यूम कितना है v डैश, इस पोर्शन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n स्टार। तो इस v डैश वॉल्यूम में कितने होंगे, इनटू v डैश। यानी किसी भी वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो n स्टार को उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, n स्टार को उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएंगे। रोहित ने लिखा सर मॉलिक्यूल्स तो रिपेल भी करते हैं, करते होंगे बेटा, टकरा तो सकते ही है ना, अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है, टकराते भी, ये सब होता है। एटम्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, उनके बीच में अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी होगा। रजत एन स्टार की फिक्स वैल्यू कैसे हो सकती है, वैल्यू एन अपॉन वी पुट करोगे एन स्टार निकल के आएगा, बात खत्म, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट नहीं बोला, एन स्टार यानी एन अपॉन वी। हाँ ये ध्यान रखना, यहां पर बहुतों को कंफ्यूजन होता है, कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होता है कभी कभी कि सर मान आपने कहा कि एटम स्फेरिकल होता है, ऐसा आपने कहा, तो मान लेते हैं सर कोई एटम जो है इस तरह से है कि उसका कुछ पार्ट इस लाइन के अंदर और कुछ इसके बाहर है। तो देखिए यहां पर हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स की जो साइज है वो बहुत छोटी है, तो या तो यहां पर मॉलिक्यूल का सेंटर जहां होगा वहीं उसको कंसिडर किया जाएगा, और सेंटर या तो अंदर होगा या बाहर होगा, इस लाइन पर नहीं होगा, या तो अंदर यानी इस वॉल्यूम में या बाहर, और जहां सेंटर है वहीं मॉलिक्यूल को कंसिडर किया जाएगा, जहां मॉलिक्यूल है वहीं सेंटर को कंसिडर किया जाएगा।
ठीक है, ऐसा नहीं कि सर लाइन पर है तो क्या करेंगे, लाइन पर कोई नहीं है, या तो अंदर या बाहर। ऐसा देखा जाए तो एक लाइन जो होती ना, लाइन उसकी कोई विड्थ नहीं होती, वो बहुत पतली होती है, तो या तो मॉलिक्यूल उसके नीचे या उसके ऊपर होंगे, उस लाइन पर नहीं होंगे। संजना मैं एन स्टार ही समझा रहा हूं और आप वही पूछ रहे हो, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। मैंने वो समझाया और आपने फिर पूछ लिया, तो फिर तो एन स्टार क्या होता है आपके सामने लिखा हुआ है, वही एन स्टार है और उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे ये वाली वो बात होगी कि स्पीड क्या होती है वो समझाया और फिर पूछ लो कि आप स्पीड क्या है, तो यही है भाई, एन स्टार क्या है, एन अपॉन वी, दैट्स इट। नाउ तो दो टर्म्स मैंने डिफाइन की है, एन स्टार और कोलिजन डायामीटर। एन स्टार और कोलिजन डायामीटर, अब इसको कैसे यूज करेंगे वो हम यहां पर देखेंगे। नाउ अगर हमें नंबर ऑफ कोलिजन्स फाइंड आउट करना है, तो इस डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए एक अजम्पशन में ले रहा हूं, लेकिन ये अजम्पशन वैलिड अजम्पशन नहीं है, बट इसको बाद में हम हटा देंगे, इसको हम बाद में हटा देंगे। राइट नाउ अजम्पशन में ले रहा हूं कि ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग, वन मॉलिक्यूल इज मूविंग। ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग। इमेजिन करो कि एक मॉलिक्यूल है जो कि मूव कर रहा है, एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है यू एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड हम यहां पर यूज कर रहे हैं इनकी, किसी की कम होगी किसी की ज्यादा होगी, इसीलिए हम क्या ले सकते हैं, एवरेज स्पीड। और एक सिलेंडर आपको इमेजिन करना है, एक सिलेंडर आपको इमेजिन करना है, इमेजिनरी सिलेंडर है ऐसे, और ये मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है इस इमेजिनरी सिलेंडर के सेंट्रल एक्सिस पर मूव कर रहा है, एकदम बीच में मूव कर रहा है। इस इमेजिनरी सिलेंडर के एकदम सेंटर एक्सिस पर वो मूव कर रहा है। किस स्पीड से मूव कर रहा है, यू एवरेज स्पीड से। यू एवरेज स्पीड से मूव कर रहा है, तो एक सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यू एवरेज। यू एवरेज डिस्टेंस एक सेकंड में, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड इक्वल्स टू यू एवरेज। यानी अगर ये मान के चलो कि इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, यू एवरेज, इस सिलेंडर की लेंथ भी कितनी है, यू एवरेज। ये इमेजिनरी सिलेंडर है, ध्यान रखना, एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है और उस कंटेनर में हमने एक सिलेंडर इमेजिन कर रहे हैं, एक सिलेंडर इमेजिन कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल उसकी सेंट्रल एक्सिस पर मूव कर रहा है। अब पॉइंट यह आता है कि ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है, जब ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, जब ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो लेट से यहां पर कोई एक एटम रखा हुआ है, यहां पर भी कोई एक एटम है, यहां पर भी कोई एक एटम है, 1 2 3। क्या ये एटम जब मूव करेगा, यहां से पास होगा, तो क्या ये इन एटम से टकराएगा या नहीं टकराएगा, ये हमें बताना है कि ये वाला एटम क्या 1 से 2 से और 3 से टकराएगा या नहीं टकराएगा। तो देखो टकराने की क्या कंडीशन है कि अगर उनकी डिस्टेंस अगर यू एवरेज से, यानी सॉरी डिस्टेंस जो है जैसे ही 2r होगी, सिग्मा होगी, वो टकराएगा। तो अब सोचो क्या 1 से टकराएगा या नहीं टकराएगा। तो यहां से अब वन मोर पॉइंट, सॉरी, ये जो सिलेंडर हमने यहां पर इमेजिन किया है, इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है, सिलेंडर की रेडियस कितनी है, सिग्मा यानी 2r, सिग्मा यानी 2r, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2r, जिसे आप सिग्मा भी कह सकते हो। अब सोचो ये वाला एटम जब यहां आ जाए, मान लो
तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 2r से भी कम हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये वाला एटम यहां से आने से पहले ही जब यहां कहीं आएगा, तभी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r, और ये वाला एटम इससे टकरा जाएगा। क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r, तो ये इससे तो टकराएगा। इवन जब ये वाला एटम यहां आएगा तो ये डिस्टेंस भी 2r से कम है, तो ये इससे भी टकराएगा। यानी 1 से भी टकराएगा, 2 से भी टकराएगा, 3 से नहीं टकराएगा। क्यों नहीं टकराएगा? 3 से क्यों नहीं टकराएगा? क्योंकि इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कब होगी? जब ये एटम यहां पहुंचेगा। और उस केस में इसकी और इसकी डिस्टेंस, ये यहां पर है 2r से भी ज्यादा है, ये डिस्टेंस 2r से ज्यादा है, ये मिनिमम डिस्टेंस है। अगर ये इससे पहले होगा तो और 2r और ज्यादा डिस्टेंस होगी, इधर चला जाएगा तो और ज्यादा होगी, तो ये थर्ड वाले से नहीं टकराएगा। मतलब कौन से एटम से टकराएगा? कौन से एटम से टकराएगा? जो इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर है, या जिनका सेंटर इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर है, ये वाला एटम उन सभी से टकराएगा। 3 से नहीं टकराएगा, 1 से टकराएगा, 2 से भी टकराएगा। समझ में आई ये वाली बात? बिल्कुल सही। 2 से टकराएगा रोहित बेटा, 2 से भी टकराएगा, 1 से भी टकराएगा, 3 से नहीं टकराएगा। बोलो समझ में आई या नहीं आई ये बात? 1 और 2 से टकराएगा, 3 से नहीं टकराएगा। लॉजिक बड़ा सिंपल है। 2 यहां पर है, अगर ये यहां आ जाता है तो ये डिस्टेंस 2r से कम है, इसका मतलब इससे पहले ही टकरा जाएगा। मैं इसको बिना सिलेंडर के ऐसे बना दूं, ये समझ लो, बिना सिलेंडर के बनाऊं। कोई एक एटम यहां रखा हुआ है, कोई यहां है। अब सिलेंडर नहीं बनाया मैंने, और कोई एक एटम यहां पर मूव कर रहा है। ये इसको थोड़ा और ऊपर बना देता हूं। तो कैसे चेक करोगे मिनिमम डिस्टेंस कब, इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कब होगी? जब ये यहां आएगा। अगर ये डिस्टेंस 2r से कम है तो ये यहां आने से पहले इससे टकरा जाएगा। अगर ये डिस्टेंस 2r से कम है तो इससे टकराएगा, और ये वाली डिस्टेंस अगर 2r से ज्यादा है तो इससे नहीं टकराएगा। राइट? क्लियर? क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है। अगर ये 2r से कम हुई तो टकराएगा, और ये मिनिमम डिस्टेंस भी अगर 2r से ज्यादा है नहीं टकराएगा। और यहां पर भी इस वाले से यहां आके नहीं टकराएगा, इससे थोड़ा पहले ही टकरा जाएगा, क्योंकि यहां पर तो डिस्टेंस 2r से कम हो गई, 2r से कम हो नहीं सकती, तो उससे पहले ही टकरा जाएगा। यहां पर इस वाले एटम से जब ये यहां कहीं होगा तब टकरा जाएगा, इस वाले एटम से भी जब यहां कहीं होगा तभी टकरा जाएगा। अगर 3 का सेंटर अंदर हुआ तो उससे भी टकरा जाएगा, अगर इसका सेंटर अंदर हुआ तब भी ये इससे टकरा जाएगा। बिल्कुल सही। सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबसे टकराएगा। अब क्वेश्चन आता कितने मॉलिक्यूल से टकराएगा? जितने भी अंदर है। तो 1 सेकंड में ये मॉलिक्यूल कितने एटम से टकराएगा? ये वाला मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल से टकराएगा? तो जितने भी सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में है वो उन सब से टकराएगा। यानी आपको ये फाइंड आउट करना है कि सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो पहले तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? तो सिलेंडर का बेस एरिया पाई सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा उसकी रेडियस है, तो बेस एरिया इनटू डिस्टेंस उसकी लेंथ यू एवरेज।
यू एवरेज लेंथ क्यों ले रहा हूं? क्योंकि एक सेकंड में ये मॉलिक्यूल इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक सेकंड में ये मॉलिक्यूल इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो सिलेंडर की लेंथ भी उतनी ली है। अब इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर, इस सिलेंडर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एन स्टार, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एन स्टार। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये वाला मॉलिक्यूल इन सभी मॉलिक्यूल से 1 से 2 से 3 से सभी से टकराएगा, 1 2 3 सभी से टकराएगा। तो यही क्या होंगे? इतने मॉलिक्यूल्स है, सभी से टकराएगा, यानी नंबर ऑफ कॉलिजन्स बाय वन मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये डिस्टेंस कितने सेकंड में ट्रेवल करेगा? 1 सेकंड में। इतनी डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा? 1 सेकंड में। इसलिए 1 सेकंड में वो इतने कॉलिजन्स करेगा। हाँ, यहां एक डाउट आता है, यहां एक डाउट आता है कि सर आपने मान लिया कि ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, क्या इसकी क्या गारंटी है? टकरा के इसकी डायरेक्शन बदल भी तो जाएगी, इससे टकरा के इधर चला गया, फिर उससे टकरा के किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर लॉजिक काम आएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि रेंडमनेस गिव्स यूनिफॉर्मिटी। इस आपके रूम में किसी एक दीवार से अभी जितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, 1 आवर के बाद भी उतने ही टकरा रहे होंगे। तो क्या 1 आवर के बाद वही सारे मॉलिक्यूल्स टकरा रहे होंगे जो अभी टकरा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या होगा? जो मॉलिक्यूल अभी टकरा रहा था, अगर वो किसी और डायरेक्शन में चला गया तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा, क्योंकि अभी जितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं 1 आवर के बाद भी उतने ही टकराएंगे, क्योंकि अभी जितना प्रेशर लग रहा है 1 आवर के बाद भी उतना ही लगेगा। तो अगर कोई एक मॉलिक्यूल अपनी डायरेक्शन से किसी और डायरेक्शन में चला गया, तो किसी और डायरेक्शन वाला मॉलिक्यूल इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी ये अगर अपनी डायरेक्शन छोड़ के किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा तो इसकी जगह कोई और आ जाएगा। और हमारे लिए तो सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं, सारे एक जैसे। तो आप ये बोलो कि ये अभी भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये अभी भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। हम ये क्यों सोचें कि ये उधर चला गया, और भाई ये उधर चला गया, इसकी जगह कोई आ गया, तो बात तो वो की वही रही। इसीलिए आप यही सोचो कि ये मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ये एक मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। बिल्कुल हर्ष, प्लेस इज ऑलवेज फिल्ड, इसकी जगह कोई ना कोई आ जाएगा, इसकी जगह कोई ना कोई आ जाएगा। इसलिए यहां पर आप मान सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। तो ये क्या आ गया? नंबर ऑफ कॉलिजन्स बाय वन मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड। टोटल कॉलिजन्स नहीं आए, नंबर ऑफ कॉलिजन्स बाय वन मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड। लेकिन अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आता है, ये जो डेरिवेशन हमने किया है, इस डेरिवेशन में मैंने माना है कि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर फिक्स हैं, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर फिक्स हैं। बट ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स ये भी मूव कर रहा है। हो सकता है, जैसा मैंने कहा ना, ऐसा हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा हो, उसकी भी तो स्पीड कंसीडर करनी होगी। तो यहां पर अब हम ये मान रहे हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अब मैं ये अजम्पशन जो लिया ना, ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग, इस अजम्पशन को हटा रहा हूं, कंसिडरिंग all the molecules under movement, under motion, यानी सभी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तब कैसे करेंगे, तब कैसे करेंगे? अब यहां इंटरेस्टिंग चीज आती है भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ढंग से सुनना। अब कोई एक मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहा है इस तरह से, तो कोई और मॉलिक्यूल जो इससे टकराएगा वो यहां से आके भी टकरा सकता है,
90 डिग्री पे भी टकरा सकता है, 150 डिग्री पे भी टकरा सकता है, 170 पर भी टकरा सकता है, किसी भी एंगल पे टकरा सकता है, और इधर से भी टकरा सकता है। मैंने एक डायरेक्शन, यहां से भी आके टकरा सकता है, यहां से भी टकरा सकता है, और ये तो आपको केवल एक नीचे वाला प्लेन दिख रहा है, एक ऊपर वाला प्लेन दिख रहा है, इधर से आके भी टकरा सकता है, इधर से आके भी टकरा सकता है, इधर से आके भी टकरा सकता है, बहुत सारे प्लेन होंगे। अभी तो आपको एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला प्लेन दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे प्लेन। बट हाँ, जो एंगल है 10 डिग्री भी हो सकता है, 20, 30, 40, तो एंगल 0 से लेके 180 कुछ भी हो सकता है। 0 से 180, इधर से भी 0 से 180। ये नहीं कि सर यहां से टकरा रहा तो सर एंगल तो 270 हो जाएगा। भाई जो इधर से टकरा रहा है उसका एंगल यहां से मेजर करोगे तो वो एंगल जो है वो 0 से पाई तक, 0 से 180 तक कुछ भी हो सकता है। यानी जब भी दो मॉलिक्यूल टकराएंगे उनके बीच का एंगल 0 से 180 तक कुछ भी हो सकता है। कुछ 1 डिग्री से भी टकराएंगे, कुछ 2 डिग्री से, कोई 3 डिग्री से, कोई 4 डिग्री से, 4, 5, 6, हर डिग्री से टकराएगा। 0 सामने से हेड ऑन कोलिजन भी हो सकता है, एकदम सामने सामने से टकरा जाए, राइट। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन से एंगल से ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे, कौन से एंगल से ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे। तो अब कोई बोलेगा सर मेरा तो फेवरेट नंबर जो है ना वो है 7, तो 7 डिग्री से ज्यादा टकराएंगे। कोई कहेगा नहीं सर मेरा तो है ना 21 है, 21 से ज्यादा टकराएंगे। कोई कहेगा नहीं मेरा तो 50 है, कोई कहेगा नहीं मेरा तो 100 है, 45। ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा तो कोई कि नहीं 50 डिग्री से ज्यादा टकराएंगे या 70 से ज्यादा टकराएंगे या 90 से ज्यादा टकराएंगे। गैसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इससे मतलब यह निकल के आता है कि हर एंगल से उतने ही मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। जितने 10 डिग्री से टकराएंगे उतने ही 20 डिग्री से, उतने ही 30, उतने ही 40, उतने ही 50, उतने ही 60, उतने ही 70। हर एंगल से इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, सभी से इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। यानी जितने 10 डिग्री से टकरा रहे हैं उतने ही 20 डिग्री से, उतने ही 30 डिग्री से, उतने ही 40 डिग्री से। या इसको मैं ऐसे कह दूं कि 0 से पाई तक, तो जितने मॉलिक्यूल्स 90 डिग्री से कम एंगल से टकराएंगे उतने ही 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे टकराएंगे। तो यहां पर क्यों ना हम एक काम करें, 0 से 180 हर एक एंगल से टकराने की प्रोबेबिलिटी सेम है, 0 से 180। तो इसके मिड वाला एंगल कौन सा आता है, 90 डिग्री। एवरेज 90 डिग्री। इससे कम पे भी उतने ही मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, इससे ज्यादा पर भी उतने ही मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, तो इनका एवरेज कितना लिया जा सकता है, 90 डिग्री लिया जा सकता है। यानी अब आप क्या सोचो कि एक इस मॉलिक्यूल से जो बाकी के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं वो 90 डिग्री पर ही टकरा रहे हैं, 90 डिग्री पर। इधर से भी 90 डिग्री, ऊपर से भी 90 डिग्री, पीछे से भी 90 डिग्री, ये से स्लांटिंग में भी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पर ही टकरा रहे हैं। यानी इसे मान सकते हैं एवरेज एंगल ऑफ कोलिजन, एवरेज एंगल ऑफ कोलिजन। लॉजिकल है या नहीं है। जैसे क्लास में हर एक स्टूडेंट के मार्क्स अलग अलग होते हैं, आप किसी क्लास में हो, किसी के मार्क्स 70%, किसी के 40%, किसी के 90%, एवरेज निकाल सकते हैं। हमने भी यहां पर एवरेज ले लिया, एवरेज का ही तो फायदा है। अब आप ये सोचो कि सारे मॉलिक्यूल इसी स्पीड से टकराने रहे, जैसे हम यू एवरेज भी तो यूज कर रहे हैं। हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड कम है, अलग अलग है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, लेकिन यू एवरेज ले लिया। तो यहां पर भी हमने क्या ले लिया, एवरेज एंगल। यानी एवरेज एंगल ऑफ कोलिजन कितना ले लिया, 90 डिग्री, राइट। एवरेज ले लिया 0 से 180, 0 से 180, तो मान लो कि सारे मॉलिक्यूल 90 डिग्री पर टकरा रहे हैं, राइट। अब यहां पर एक टर्म यूज होती है, आप सबको वो पता ही है, रिलेटिव स्पीड। उसको यूज करेंगे हम। लेट से ये दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, अगर ए और बी दो पार्टिकल्स हैं, ए इधर मूव कर रहा है,
बी इधर मूव कर रहा है एक दूसरे की तरफ, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ए की बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ए की बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ए की बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जल्दी से बताओ। 8, 5 और ये इधर, तो 8 मीटर पर सेकेंड। अब जब मैं ए की बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? ये कोई 2 लिख रहा है, कोई पता नहीं क्या लिख रहा है। बेटा क्या बर्बाद कर रहे हो तुम? हैं? कोई लिख रहा है सर 2, मत करो बेटा ऐसा। क्या कर रहे हो? रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा, इसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। हैं? मैं तुम्हारी तरफ भी आ रहा हूं, तुम भी स्लोली मेरी तरफ आ रहे हो, तो दोनों की एक दूसरे की तरफ आने की स्पीड तो ज्यादा ही होगी ना, जितनी तुम्हारी और जितनी मेरी है। तो ये 8 होगा, यानी ऐड कर सकते हो 5 + 3, तो 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब जब मैं इसकी रिलेटिव स्पीड यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब पता क्या है कि इमेजिन करो कि अगर बी स्टेशनरी है तो ए उसकी तरफ 8 मीटर पर सेकेंड से आएगा। यानी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ए उसकी तरफ 8 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। यानी यूं मान लो कि अगर बी स्टेशनरी है तो ए उसकी तरफ 8 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। इसको ऐसे समझाता हूं, आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो, आपको लग रहा है आप तो बैठे हुए हो, सामने से मान लो और एक और ट्रेन आ रही है, अलग अलग ट्रैक पर है, टेंशन मत लेना, आप अलग ट्रैक पे जा रहे हो बट ट्रैक बहुत पास पास में है, तो इस तरह से सोच सकते हो। आप बैठे हुए हो, सामने से एक ट्रेन आ रही है, सामने वाली ट्रेन की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, आपकी जो ट्रेन जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आप अगर उस ट्रेन में बैठे हुए तो आपको ऐसा लगेगा कि जो सामने वाली ट्रेन आपकी तरफ आ रही है उसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि आपको लगता है मैं तो बैठा हुआ हूं, आप तो बैठे हुए हो। तो वो ट्रेन की स्पीड जो लगेगी आपको 8 मीटर पर सेकेंड वाली लगेगी, है ना। ज्यादा मैं अभी वो एग्जाम्पल हाँ नहीं लेना चाहता, बट 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब भी आप किसी की रिलेटिव स्पीड यूज करते हो, अगर मैं ए की रिलेटिव स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू बी यूज कर रहा हूं, दैट मीन्स बी इज स्टेशनरी। अगर ए की बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मतलब अगर बी स्टेशनरी है तो ए की स्पीड इतनी है। ऐसे सोच सकते हो आप। रिलेटिव स्पीड मतलब जिसके रिलेटिव वो स्टेशनरी, जिसके रिलेटिव मतलब वो स्टेशनरी हो जाता है। राइट, 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तब है जब दोनों आमने सामने आ रहे हैं। फिजिक्स में शायद पढ़ लिया होगा, नहीं तो पढ़ोगे। अब अगर एक मॉलिक्यूल इस तरफ मूव कर रहा है और दूसरा इस तरफ, यानी इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी? तो इसका एक फॉर्मूला आता है रिलेटिव स्पीड निकालने का। राइट नाउ तो यहां पर मैं ज्यादा, क्योंकि 90 डिग्री है तो इसकी भी स्पीड उतनी है, इसकी भी, तो यू एवरेज का स्क्वायर और यू एवरेज का स्क्वायर दोनों का सेम है। 90 डिग्री तो यहां पर और टर्म आती जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, वो आप अलग से रखो, तो ये वैल्यू आ जाती है √2 यू एवरेज। यानी इस मॉलिक्यूल की इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं भी मैं, वो कितना होगा? √2 यू एवरेज। अगर ये दोनों हेड ऑन, ये भी यू एवरेज ये भी यू एवरेज, तो रिलेटिव स्पीड 2 टाइम्स यू एवरेज। अगर हेड ऑन कोलिजन है तो 2 टाइम्स यू एवरेज। 90 डिग्री है, √2 यू एवरेज। हाँ, UI कैप, UJ कैप ऐसा होता है, क्योंकि ये अलग है तो ये ऐसे UI कैप
प्लस यू जे कैप, इस तरह से फिर आप करते हो। अलग अलग डायरेक्शन है तो उसकी रिलेटिव स्पीड निकालने का इस तरह से होता है। और ये मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना, मोड लगा दो चाहो तो, मैग्नीट्यूड है, अभी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन हम अपने आप में सेट कर लेंगे, हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये रिलेटिव स्पीड हो गई, दो मॉलिक्यूल जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर ट्रेवल कर रहे हैं। एक दो लाइंस यहां लिखा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्पेशली यहां पर लिख लीजिए, इस पर्टिकुलर एवरेज एंगल के लिए मैं बता रहा हूं आपको। molecules can collide at any angle from at any angle from 0 to 180 degree with equal probability. Therefore, average angle of collision can be considered to be 90 degree. Average angle of collision can be considered to be 90 डिग्री। ये आ गया पॉइंट नंबर 1। दूसरा, यहां पर ये तो केवल कैलकुलेट करने वाली बात है, तो 90 डिग्री से अगर दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड इतनी होगी। रिलेटिव स्पीड इतनी होगी अगर दो मॉलिक्यूल 90 डिग्री से टकरा रहे हैं, तो ये लिख लेना आराम से, ये अलग से लिख लेना। रिलेटिव स्पीड जो होगी वो √2 u एवरेज होगी। अब इसको आगे कैसे यूज करना है वो बता रहा हूं। तो अभी जो हमने सिलेंडर यहां कंसिडर किया था, फिर से उसी की बात करेंगे हम, कि ये एक सिलेंडर है जिसमें ये मॉलिक्यूल इसकी सेंट्रल एक्सिस पर मूव कर रहा है, सेंट्रल एक्सिस पर मूव कर रहा है। लेकिन अब इस मॉलिक्यूल से बाकी के मॉलिक्यूल्स किस एंगल पर टकरा रहे हैं? 90 डिग्री पर। ये भी 90 डिग्री पर, ये भी 90, कोई भी मॉलिक्यूल हो, सब किस एंगल पर टकरा रहे हैं? 90 डिग्री पर टकरा रहे हैं सारे ही मॉलिक्यूल्स। लेकिन सभी 90 डिग्री पर है, ये मूव कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में भी रिलेटिव स्पीड वही होगी, इसके रेस्पेक्ट में भी वही होगी, इसके रेस्पेक्ट में भी वही होगी। तो क्यों ना हम ये मान लें कि अब ये मॉलिक्यूल किस स्पीड से मूव कर रहा है? √2 u एवरेज। यानी इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड। और जैसे ही हम इसकी रिलेटिव स्पीड यूज कर रहे हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल फिर से क्या हो गए? स्टेशनरी हो गए। क्योंकि अगर आप रिलेटिव स्पीड यूज कर रहे हो, इसका मतलब फिर से ये सोच सकते हो कि ये सारे मॉलिक्यूल स्टेशनरी है। एक्चुअल में नहीं है, लेकिन सिंस आप रिलेटिव स्पीड यूज कर रहे हो, इसलिए ये सोच लो कि ये फिर से क्या हो गया? स्टेशनरी। तो चेंज क्या आया कि पहले जहां यू एवरेज था, अब उसकी जगह √2 u एवरेज हो गया। बस √2 के फैक्टर का डिफरेंस आया है। मतलब सारे मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो एक पार्टिकल करेगा वो √2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे, वो √2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। बाकी सब कुछ क्यों? क्योंकि अब वापस ये सब स्टेशनरी हो गए। पहले वाले डेरिवेशन में भी हमने माना था कि ये स्टेशनरी है, और यहां पर भी जैसे ही हमने इसकी रिलेटिव स्पीड यूज की, मतलब ये फिर से स्टेशनरी हो गए, ये फिर से स्टेशनरी हो गए। तो यहां पर फिर से कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर √2 पाई सिग्मा स्क्वायर u एवरेज। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए n स्टार से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, नंबर ऑफ कोलिजन्स
per second by one molecule equals to √2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज। जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही, तो मॉलिक्यूल्स के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, एन स्टार से। मयंक बेटा इतनी देर से यही तो समझा रहा हूं, सारे 90 डिग्री से नहीं टकरा रहे हैं, लेकिन एवरेज एंगल कितना ले सकते हो, 90 डिग्री ले सकते हो। एवरेज एंगल कितना ले सकते हो, 90 डिग्री ले सकते हो। वो एवरेज है, समझो इस चीज को। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है Z1। ये जो टर्म आई है इसको बोला जाता है Z1। यानी ये समझ, व्हाट इज Z1, एक मॉलिक्यूल एक सेकंड में कितने कोलिजन्स कर रहा है। Z1 क्या है, एक मॉलिक्यूल एक सेकंड में कितने कोलिजन्स कर रहा है। टोटल कोलिजन्स अभी नहीं आए। अब हमें यह निकालना है कि पूरे कंटेनर में जिसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, जिसका वॉल्यूम है V, टोटल कोलिजन्स कितने होंगे। तो टोटल कोलिजन्स पर सेकंड कितने होंगे बताओ। एक मॉलिक्यूल अगर Z1 कोलिजन कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n, यानी n मॉलिक्यूल्स है, हर एक मॉलिक्यूल कितने कोलिजन कर रहा है, Z1, तो टोटल कितने होंगे, n इंटू Z1, श्योर, या डिवाइडेड बाय 2। अभिषेक थोड़ा होल्ड करो बेटा, क्लास चल रही है। ड्यूरिंग दी क्लास ऐसा नहीं कि क्लास को रोक के मैं कुछ और एक्सप्लेन करूं। आई होप तुम समझ रहे होंगे। और अगर ऐसे में हर दिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, अगर क्लास में रोकने लगा तो क्लास ही नहीं हो पाएगी बेटा। थोड़ा वेट करो, ये आपको गाइडेंस मिलेगी, बट क्लास के एंड पे। डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, सोचो। ये 3 मॉलिक्यूल है जो कि आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक बार, ये एक बार इससे टकराएगा, एक बार इससे टकराएगा। कितने कोलिजन हुए, 2। ये भी आपस में टकरा रहा है, लेकिन इसके साथ कोलिजन को तो आप काउंट कर चुके हो, तो अब नया कोलिजन इसके साथ ही और हुआ, तो इसके 2 ऐड नहीं होंगे। और अगर आप इसका इसके साथ कोलिजन और इसका इसके साथ कर रहे हो, तो एक ही कोलिजन को आप 2 बार काउंट कर रहे हो, इसका इसके साथ और इसका भी इसके साथ, तो एक ही कोलिजन को 2 बार काउंट कर रहे हो। इसीलिए अगर आप n इंटू Z1 करते हो तो डिवाइडेड बाय 2, यानी यहां पर एक तरह से देखा जाए ये दोनों 3 ही तो कोलिजन हो रहे हैं। लेकिन आप ऐसे कहोगे सर ये भी 2 कोलिजन कर रहा है, ये भी 2 कोलिजन, ये भी 2, तो ऐसे तो 6 हो गए। लेकिन फिर 6 डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, 2 करना होगा। क्यों, क्योंकि हर एक कोलिजन 2 बार काउंट हो रहा है, क्योंकि एक कोलिजन में 2 मॉलिक्यूल आता है। उसी कोलिजन इसके लिए भी काउंट करोगे, इसके लिए भी काउंट करोगे, इसका मतलब वही कोलिजन 2 बार काउंट हो गया, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए 1/2 n इंटू Z1। मैचेस होते हैं ना, मैचेस, अगर एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें टोटल 5 टीम्स है, कितनी टीम्स है, 5, और हर एक टीम दूसरी टीम के साथ खेलती है, बता सकते हो टोटल कितने मैचेस होंगे, टोटल कितने मैचेस होंगे। इफ देर आर 5 टीम्स, हर एक टीम दूसरी टीम के साथ मैच खेलती है, टोटल कितने मैचेस होंगे। जिसे आप कहते हो लीग मैचेस, कितने हो जाएंगे। हर एक टीम 4 मैचेस खेलेगी, 5 टीम है, एक टीम बाकी 4 के साथ, तो हर एक के 4 मैचेस होंगे, तो क्या टोटल 20 मैचेस, क्या टोटल 20 होंगे, क्या नहीं होंगे, 10 ही होंगे। हाँ, अगर पीएनसी पढ़ लिया क्या आप लोगों ने, पीएनसी पढ़ चुके हो क्या।
हाँ या ना? नहीं पढ़ा अभी, तो उसके बाद बहुत आसानी से हो जाएगा। 5C2 बोल सकते हो, बट हर एक टीम 4 मैचेस, तो हर एक के 4 यानी 5, 5 into 4 बट डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाए। बट टोटल कॉलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम तो किससे डिवाइड कर दो? V से। V से डिवाइड कर दिया तो ये भी क्या हो गया? N स्टार, यानी हाफ N स्टार Z1। हाफ N स्टार Z1, और अगर मैं Z1 की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो ये आ जाता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज N स्टार, और एक और N स्टार का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और इसको बोला जाता है Z11, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसका नाम है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कंटेनर में पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड कितने कॉलिजन्स होंगे। अब कोई कहते हैं कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर है, तो टोटल कॉलिजन के लिए 10 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो। 5 लीटर है तो 5 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो। 100 लीटर है तो 100 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो। एक सेकंड में इतने होंगे, कोई कहता है कि 1 आवर में कितने होंगे, तो सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मिनट में कितने होंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम है। एक और फॉर्मूला आ गया। टोटल 2 फॉर्मूले हम यहां पर डिराइव कर चुके हैं। टोटल कॉलिजन्स और ये नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड, और ये टोटल कॉलिजन, 2 टर्म्स यहां पर डिफाइन हो चुकी है। थर्ड पर आ रहा हूं, मीन फ्री पाथ। आप में से किसी को लग रहा होगा यार ये भी जेई के सिलेबस में है। अभी आप 11th में हो, तो या थोड़ा बहुत अगर किसी ने कहीं और पढ़ा हुआ है तो उसको समझ में आएगा सर हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं गया। तो बहुत जगह पर ये जेई के सिलेबस में है। जेई एडवांस का आप क्वेश्चन देखना, उसमें ये सब पूछा गया है। तो इट इज वेरी वेल इन दी जेई सिलेबस, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता बहुत जगह। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अरे यार समझ में ही नहीं आता, छोड़ दो, एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे पता नहीं। बट अभी तो अच्छा लगता है। क्यों? कि जो टफ चीज थी उसको हटा दी तो लगता है बहुत अच्छा है सर, सब समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पढ़ाया ही नहीं गया। तो बहुत जगह ऐसा होता है, इसको नहीं पढ़ाया जाता है, मीन फ्री पाथ। लेकिन ये सिलेबस में है या नहीं है, ये कैसे चेक करोगे? मैंने जो शीट दी है उसमें देखो, पीछे जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं। जेई एडवांस के क्वेश्चन है, वहां देखो कहीं ये वर्ड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, मीन फ्री पाथ, क्या ये वर्ड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो मीन फ्री पाथ, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेमडा से। क्या है ये लेमडा? 2 डेफिनेशन में लिखूंगा, 2 डेफिनेशन में लिखूंगा। फर्स्ट, यानी 2 कैसे भी बोल सकते हो, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच की एवरेज डिस्टेंस। होता क्या, कंटेनर में ऐसा हो सकता है कि ये 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत पास में हो, फिर ये दूर हो, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, इन दोनों की ज्यादा है। तो इसीलिए हमने उसका क्या ले लिया? एवरेज ले लिया, एवरेज ले लिया। और इसी को ऐसे भी बोला जा सकता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
ए मॉलिक्यूल between two successive collision. Between two successive collisions. यानी दो कॉलिजन्स के बीच में मॉलिक्यूल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जितनी मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस होगी, जितनी मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस होगी उतना ट्रेवल करेगा। अब ये दोनों पास में है तो कम ट्रेवल करेगा, ये दूर है तो ज्यादा करेगा। तो इन दोनों का क्या ले लिया? एवरेज। ये D1 ये D2, तो एवरेज डिस्टेंस कितनी होगी? D1 प्लस D2/2। समझ में आ रही है एक ही बात है या नहीं है? क्या ये एक ही बात है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्या ये समझ में आ रहा है कि एक ही बात है? प्रांशुल यूनिट वॉल्यूम लीटर में भी ले सकते हो। यूनिट कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की यूनिट आ जाएगी, इतने कॉलिजन पर लीटर, इतने कॉलिजन पर ml, उससे आ जाएगा। सोनाक्षी का कहना है कि सर मेरे दोस्त कह रहे हैं कि तेरे को एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया सोनाक्षी, क्या ये पॉइंट पर अपने को बड़ा अच्छा पॉइंट आपने लिखा है। क्योंकि मैं आपको एक और बात बताऊं, एक चीज ध्यान रखना आप, जेई मेंस हो गया, देते हैं कितने 10 12 15 लाख 12 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। सेलेक्ट अच्छे जो बात करते हैं तो एनआईटी और आईआईटी मिला के टोटल सीट्स अगर आप काउंट करोगे तो 35 से 40 हजार, 40 हजार मोटी मोटी सीट्स है दोनों में। ट्रिपल आईटी मिलाओगे और मिलाओगे तो 40 50। बाकी यानी 10 साढ़े 10 11 लाख उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो कहीं पर भी आप ये ध्यान रखना कि गलत आंसर देने वाले ज्यादा है। आप सेलेक्ट 50 हजार हो रहे हैं, 50 हजार से ही आंसर दे रहे हैं, लेकिन उनसे 20 गुना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गलत आंसर दे रहे हैं। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा ना कि यार इसका आंसर क्या होगा, तो ये ध्यान रखना गलत आंसर देने वाले ज्यादा हैं। आपको लगेगा मेरा आंसर बी है, जनता मेरा तो सी आ रहा है, इसका भी सी आ रहा है, इसका भी आंसर सी आ रहा है, इसका भी आंसर सी आ रहा है, तो आपको लगेगा अरे यार ये सबका तो सी आ रहा है तो सी आंसर सही होगा। क्यों? सबका सी आ रहा, मेरा ही बी आ रहा है। तो खुद के आंसर पे डाउट होने लगता है। बट फैक्ट इज दैट, आप खुद सोचो, अगर उनका आंसर सही हुआ तो जेई में 50 हजार नहीं 10 लाख सेलेक्ट होंगे। मतलब सही आंसर देने वाले कम हैं, गलत आंसर देने वाले ज्यादा हैं। तो ये नहीं कि हाँ ये इसको नहीं पढ़ाया जा रहा तो ये सिलेबस से बाहर है। बहुत कम को ये पढ़ाया जाएगा, बहुत कम को ये पढ़ाया जाएगा, बहुतों को ये नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको लगेगा सर इसको भी नहीं पढ़ाया गया, ये तो इसको भी नहीं पढ़ाया गया, ये तो इसको भी नहीं पढ़ाया गया, और सर किसी को नहीं पढ़ाया जा रहा, जबरदस्ती आप मेरे को पढ़ा रहे हो। सब इसको भी नहीं पढ़ाया जाए, इसको भी मैं क्यों पढ़ूं? अरे भाई समझो, इसीलिए उनका नहीं हो रहा है, इसीलिए वो 50 हजार सेलेक्ट हो रहे हैं। बात समझ में आई कुछ? और दूसरा, सिलेबस में क्या है क्या नहीं है किसी पे कहने पे मत जाओ। आजकल इंफॉर्मेशन कम, फेक इंफॉर्मेशन ज्यादा है, गलत इंफॉर्मेशन ज्यादा है। और देखो ये तो अच्छा लगता है यार, ये सिलेबस में नहीं हो तो कितना मजा है, तो हम मन में तो यही चाहते हैं कि कितना अच्छा हो ये सिलेबस में ना हो, ये भी सिलेबस से कम हो जाए। ऐसा लगता है बस सिलेबस में एक चैप्टर आए, जेई का सिलेबस भी इतने, वो तो सबका मन करता है। तो कोई ये कह दे कि ये सिलेबस से नहीं है तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है। और कोई टीचर ये कहे कि नहीं ये भी सिलेबस में, ये भी सिलेबस में, तो ऐसा गुस्से में देखोगे क्या, हाँ, ये भी सिलेबस में, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, तो ऐसा गुस्सा आता है। तो जो कहता है कि ये भी सिलेबस में, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी सिलेबस में, ये भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो तो हो जाता खराब। और जो ये कहता नहीं ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, ये फालतू है, वो हो जाता अच्छा। नहीं, वो हो जाता अच्छा। तो अब डिसाइड कैसे करें भाई सिलेबस में क्या है क्या नहीं है? ना तो मेरे बात पर जाओ, ना किसी और के कहने पे जाओ। पिछले सालों के जेई एडवांस, जेई मेंस के क्वेश्चंस देखो, और वहां देखो कि क्या ये वर्ड यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वो आप खुद डिसाइड करो। अगर पहले क्वेश्चन आए हुए हैं तो आगे भी आ सकते हैं, वो आगे भी आ सकते हैं।
और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जहां पर जेई में बहुत सालों तक क्वेश्चन नहीं आए। मैं आपको एक पूरा चैप्टर बताता हूं, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री पहली बार जेई की हिस्ट्री में 2008 में या 7 में, 8 या 7 में पहली बार क्वेश्चन आया था, उससे पहले कभी नहीं आया था। और फैक्ट बताता हूं, ऑल ओवर द इंडिया पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में कोटा में नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए कहीं पे भी नहीं कह सकते आप, कहीं नहीं पढ़ाया जाता था, जेई में क्वेश्चन आ गया, पढ़ाया नहीं जाता था। फिर लगा एक बार क्वेश्चन आ गया तो यार एक बार ही तो आया, अब थोड़ी आएगा, उन्होंने अगले साल फिर क्वेश्चन दे दिया, फिर दे दिया बैक टू बैक, इस साल फिर अगले साल, अब क्या करो, फिर उस चैप्टर को भी पढ़ाने पड़ा, उसको भी पढ़ाना पड़ा। एक टाइम था जब ये नहीं पढ़ाया जाता था, ये नहीं पढ़ाया जाता था, क्वेश्चन आ गए, फिर क्या करो। जेई पूछ के देगा कि अच्छा तुमने ये नहीं पढ़ाया तो मैं नहीं दूं या नहीं। देखो जेई का सिलेबस फिक्स है, लेकिन जेई ये कहता है कि इस कॉन्सेप्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, जिस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो वो सब सिलेबस में है, वो सब सिलेबस में है। क्यों? क्योंकि बेसिक तो वही है, फिर आप दिमाग लगाओ, फिर सोचो। और यहां पर कौन सा नया है, हमने कौन सा नया कॉन्सेप्ट यूज किया, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में क्या नया कॉन्सेप्ट यूज किया? क्या रिलेटिव स्पीड तुम्हें नहीं आती? रिलेटिव स्पीड आती है। एवरेज एंगल नहीं आता? एवरेज एंगल आता है। तो फिर क्या सिलेंडर का वॉल्यूम सिलेबस में नहीं है? वो भी है। तो फिर क्या नया है भाई? कुछ नया नहीं है। क्यों ये सिलेबस में नहीं आ सकता? ये लिखेंगे थोड़ी कि देखो मैं इस पर क्वेश्चन दूंगा, वो नहीं लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे? वो सब सिलेबस में है, बात खत्म। वो तो केवल ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स फाइंड आउट करो। बताओ कौन सी चीज सिलेबस में नहीं है? क्या ये सिलेबस में नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। हाँ, थ्योरी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना। देखो मैं आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नई चीज आ गई, थ्योरी भी अलग है, सब कुछ अलग है, वैसा नहीं है। तो हम उतना ही पढ़ रहे हैं बेटा, तुमसे ज्यादा मुझे टेंशन है, मेरे को बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। वैसे ही फाइट है, जितना सारा कोर्स पढ़ाना है तो मैं वही पढ़ाता हूं जो काम का है, जिस पे लगता है कि यार भाई इस पे क्वेश्चन बन सकता है तभी पढ़ाता हूं, नहीं तो हटा दूंगा। बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए मेरे पास, बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए। यही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कॉमर्स थोड़ी पढ़ा रहा हूं, को नहीं पढ़ा है ना कॉमर्स, कि देखो इस पे इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतना लोन लोगे, तो ये कहां पढ़ा रहा हूं? नहीं पढ़ाया। मैं मैथ्स फिजिक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा। स्टेटिस्टिक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने में तो ठीक है स्टेटिस्टिक्स पढ़ा दो, नहीं। ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, वो सिलेबस में नहीं है। बट ये है, क्या करो, तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए लोगों की बातों पे मत जाना। वो है ना, लोगों का काम है कहना, मिसगाइड करना, वो मिसगाइड करते हैं। एक भी चीज ऐसी नहीं है, ढूंढ के कोई लाना, बता देना सर ये सिलेबस में नहीं है, तब मानूंगा। अरे हमारी, मेरे को तो टेंशन ही होती कि कोई ऐसी चीज ना पूछ ले जेई वाले जो आप कह दो कि सर ये आपने नहीं पढ़ाया। सबसे बड़ा डर है मेरा कि सर ये आपने नहीं पढ़ाया। वो दिन बहुत बुरा होगा, वो दिन बहुत बुरा होगा। जिस दिन ऐसा होगा ना, उस दिन मुझे दुख होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार फिजिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो जेई में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए जिसकी थ्योरी आपको नहीं पता हो, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता हो। अगर वो हो जाता है तो वो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी नहीं। जैसा ही होता ना कि आपके खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कपड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके पेरेंट्स की होती है। आपको खाना ढंग से नहीं मिल रहा तो किसको सबसे ज्यादा दुख होगा? पेरेंट्स को।
किसी बाहर वाले को नहीं होगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स की कि वो आपको अच्छा खाना दे, अच्छे कपड़े दे, अच्छी पढ़ाई के लिए सब कुछ करे। आपको खाना नहीं मिल रहा, किसी और को कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी बच्चे। आज दुनिया में बहुत जगह थोड़ा दुख होता है कि जहाँ कुछ भूखे बच्चे सो रहे हैं, लेकिन क्या उतना दुख होता है जब कोई और भूखा बच्चा सो जाए और खुद का बच्चा भूखा? क्योंकि खुद के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उसी तरह से आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। कह रहा कि सर आज बहुत हो गया, इतना ही रहने दो, ज्यादा हो गया, चलो वापस इस पर आते हैं। थोड़ा और करना, फटाफट फटाफट इस चीज को। तो एवरेज डिस्टेंस, अच्छा ये दोनों चीजें एक ही है ना, समझ में आई? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स या डिस्टेंस ट्रेवल। तो अब सोचो एक सेकंड के लिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक कार यहां से चल रही है, एक कार है जो चल रही है, ठीक है, एक ट्रैक पर जो कि 10 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 10 किलोमीटर। बीच में कुछ, जैसे होता है ना वीडियो गेम में खेलते हैं, इधर उधर से फटाफट करके 10 किलोमीटर का ट्रैक। सामने से भी कार आ रही है, याद है पूरा वीडियो गेम्स होते थे। अब सामने से कोई कार आ रही तो इसका टक्कर आ रही है, लेकिन वीडियो गेम में होता है टकराने के बाद भी ठीक है, थोड़ी पावर कम हो जाती बट चलती रहती। तो 10 किलोमीटर ड्राइव करने पर ये कार 5 बार किसी से टकराती, 5 टाइम्स कोलिजन्स होते हैं, यानी 5 कोलिजन्स होते हैं। 5 टाइम्स क्या, 5 कोलिजन्स होते हैं। यहां से जब ये कार यहां पहुंच जाती तो कितने कोलिजन्स होते हैं? 5। ऑब्वियसली कोई थोड़ी डिस्टेंस पर हो जाएगा, कोई ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, फिर थोड़ी डिस्टेंस पर हो जाएगा, इस तरह से टोटल कोलिजन्स कितने हो रहे हैं? 5। कितने किलोमीटर चलने पर? 10 किलोमीटर। तो एवरेज एक कॉलिजन के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? एवरेज एक कॉलिजन के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलिजन। तो एक कॉलिजन के लिए 2 किलोमीटर, एवरेज तो वही आएगा। फिर 2 किलोमीटर पर एक कॉलिजन, फिर 2 किलोमीटर पर एक, टोटल 10 किलोमीटर पर 5 कॉलिजन। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलिजन्स, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलिजन्स यानी लैम्डा क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलिजन्स। अब यहां पर भी मैं लिख देता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स इन 1 सेकेंड, दोनों जगह 1 सेकेंड। ये 1 मिनट तो ये 1 मिनट, ये 1 आवर तो ये 1 आवर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड कितना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड कितनी है? यू एवरेज। और 1 सेकेंड में वो मॉलिक्यूल कितने कॉलिजन कर रहा है? Z1। यही हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? लैम्डा का। यू एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करने पर Z1 कोलिजन, तो एक कोलिजन करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? यू एवरेज डिवाइडेड बाय Z1। 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने पर 5 कोलिजन, तो एक कोलिजन करने में कितनी डिस्टेंस? 10 डिवाइडेड बाय 5। यू एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने कोलिजन? Z1, तो एक कोलिजन करने में कितनी डिस्टेंस? यू एवरेज डिवाइडेड बाय Z1। फॉर्मूला आ गया। चाहो तो Z1 की वैल्यू पुट कर दो, यू एवरेज √2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज एन स्टार, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, ऋषभ ने एक स्टेटमेंट लिखा, सर एक ही दिल आप कितनी बार जीतोगे? वाह बेटा, तुम्हारी लाइन जब मुझे ही पसंद आ गई, सोचो तो जब ये लाइन तुम किसी और को बोलोगे तो क्या होगा? फ्यूचर तुम्हारा ब्राइट लग रहा है मेरे को। नहीं? क्यों ऋषभ, समझ तो गए होंगे। लाइनें बड़ी अच्छी तुम्हारी, लेकिन अभी मुझे ये खत्म करना है तो इस पर बात करते हैं। इस डायलॉग को मैं भी कहीं यूज करूंगा, देखता हूं। देखें,
हम्म, देखो यार, एक जगह तो कर ही सकता हूं मैं, कोई इश्यू नहीं वहां पर तो। गलती से कहीं और यूज हो गया तो बड़े तकलीफ हो जाएगी। चलिए, तो फॉर्मूला आ गया लेमडा का, लेमडा इक्वल्स टू, हाँ जी ये क्या हो रहा है, लेमडा इक्वल्स टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार। अब तीनों फॉर्मूले लिख देता हूं यहां पर, तीनों फॉर्मूले, Z1 √2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज एन स्टार, और Z11 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज एन स्टार का स्क्वायर। यहां पर एन स्टार कैसे निकालोगे, एन बाई वी से, एन बाई वी। लेकिन एन स्टार अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम पता है तो ये से निकाल सकता हूं, लेकिन अगर मुझे प्रेशर टेम्परेचर पता है तो भी मैं एन स्टार निकाल सकता हूं। प्रेशर टेम्परेचर से एन स्टार कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूं, प्रेशर और टेम्परेचर से एन स्टार कैसे निकालेंगे। तो जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन होती, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। इसको थोड़ा रीअरेंज करो तो एन अपॉन वी, आर अपॉन एन ए, इस एन ए को इसके नीचे लिख दिया, ये लेके आ गया यहां पर, ये क्या हो गया एन स्टार, और ये क्या हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी एन स्टार इक्वल्स टू, एन स्टार इक्वल्स टू पी बाई, ये एन स्टार पी बाई के टी। के की वैल्यू अलग से याद नहीं रखनी है, के मतलब जब भी जरूरत पड़े आर अपॉन एन ए, आर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो ये एन स्टार के यूं के दो फॉर्मूले। अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम दे रखा है तो रेशियो ले लो, बट अगर प्रेशर टेम्परेचर दे रखा है तो भी डायरेक्ट एन स्टार आ जाएगा। प्रेशर टेम्परेचर दे रखा है तो भी आप एन स्टार निकाल सकते हो, यानी यू कह दो एन स्टार या तो एन बाई वी, या एन स्टार क्या हो जाएगा पी बाई के टी, पी बाई के टी, राइट। हम्म, अभी मैंने को ये कंप्लीट करने दो, तुम लोग है ना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत करो, मेरे को पता है इधर उधर की बातें करके फिर मेरे से रुका नहीं जाता। हाँ, ये लाइनें बड़ी अच्छी लगती जब तुम लिखते हो, लेकिन कोर्स भी तो कंप्लीट करना है भाई, कोर्स भी कंप्लीट करना है, समझो। नहीं तो तुम ही कहोगे सर आप इधर उधर बहुत बातें करते हो, टाइम खराब करते हो हमारा, और करवाते तुम ही हो, और ब्लेम सब मेरे पर आएगा। मुझे कोर्स कंप्लीट करने दो, ठीक है। तो एन स्टार एन बाई वी और पी बाई। अब आप चाहो तो यहां पर क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि प्रेशर डबल कर दिया तो बताओ लेमडा पर क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर डबल कर दिया तो क्या होगा, यानी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि Z1 की वैल्यू निकालो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्रेशर भी डबल कर दिया, टेम्परेचर भी डबल कर दिया, तो बताओ Z1 क्या होगा, प्रेशर डबल, वॉल्यूम डबल, टेम्परेचर डबल, तो Z1 क्या होगा। तो क्यों ना हम इन एक्सप्रेशंस को, बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है, क्योंकि रेशियो निकालेंगे तो कांस्टेंट टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, तो केवल देखते हैं पी और टी की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, वो यहां पर बता रहा हूं। तो जैसे Z1 की बात करें, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, यू एवरेज को क्या लिख सकता हूं 8RT/πm, और एन स्टार को P बाई के टी, क्योंकि ये भी टेम्परेचर की टर्म है तो ये भी पी और टी। बाकी सारी कांस्टेंट टर्म्स है उसको हटा दो, तो z इक्वल टू यहां से स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर, तो p बाई रूट टी, यानी Z1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाई रूट टी, प्रेशर और टेम्परेचर। अब अगर आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म्स में लिखना है तो भी लिख सकते हो, प्रेशर को किसकी टर्म में लिख दो, टेम्परेचर की टर्म्स में, यानी V बाई टी, सॉरी प्रेशर को टी बाई पी ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो, यानी Z1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की जगह T बाई V इंटू रूट टी, T अपॉन V, तो इसको आप ऐसे आप कह सकते हो कि रूट टी बाई वी, ऐसे भी कह सकते हो। ये P और T की टर्म्स में, ये
वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म्स में, आप चाहो तो प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में भी लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई एक लिखा हुआ प्रेशर को वॉल्यूम की टर्म्स में, टेम्परेचर को वॉल्यूम की टर्म्स में, तो इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। राइट नाउ मैं सबको पी और टी की टर्म्स में लिख रहा हूं। तो Z11 के केस में क्या होगा, Z11 में क्या होता है, सब कुछ यही होता है, इसका स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, तो रूट टी इंटू पी अपॉन टी का स्क्वायर। तो यहां पर Z11 के केस में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 3/2 Z11। और लेमडा के केस में क्या होगा, लेमडा के केस में क्या होगा, लेमडा इक्वल्स टू, केवल एन स्टार की टर्म ही आती है, तो टी बाई पी आएगा, टी बाई पी ही आएगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसको अगर वॉल्यूम की टर्म्स में लिखते तो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टी को पी और वी की टर्म्स में लिख दूं तो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी भी बोल सकते हो, वी की टर्म्स में, यानी एक ही टर्म है, ना प्रेशर ना टेम्परेचर है। यहां देखो हमेशा दो टर्म्स आएगी, या तो प्रेशर टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर, दो पैरामीटर है, यहां पर भी दो पैरामीटर है लेमडा में, या तो टी और पी या वी, मतलब वॉल्यूम डबल लेमडा डबल, वॉल्यूम 4 टाइम्स लेमडा 4 टाइम्स, यानी लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम 10 टाइम्स हो गया, कह दो लेमडा भी 10 टाइम्स हो जाएगा। बाकी सारे पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे, ध्यान रखना, बाकी मतलब हो भी नहीं सकते, सिग्मा फिक्स है तो मोल फिक्स है, गैस वही है, गैस चेंज नहीं हो रही, वॉल्यूम 10 टाइम्स तो लेमडा भी 10 टाइम्स। तो ऐसे क्वेश्चन यहां पर आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन शीट में दे रखे हैं। हाँ, लेकिन शीट में जब आप करोगे तो कुछ कैलकुलेशन वाले भी हैं क्वेश्चन, ऐसे भी कि Z1 कैलकुलेट करो, इसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन होगी। मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करो, इसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि सिग्मा जो होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है, एन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, एवोगैड्रो नंबर भी आता है, तो कैलकुलेशन अच्छी खासी होगी। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करके नियर बाय आंसर निकालो, नियर बाय आंसर निकालो, अदरवाइज तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी, लेकिन आदत डालो उसकी थोड़ी बहुत। बट अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अब यहां से हर एक एक्सप्रेशन को आप प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की टर्म्स में लिख सकते हो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रेशर टेम्परेचर दे रखा है, या प्रेशर वॉल्यूम दे रखा है, या वॉल्यूम दे रखा है, उसमें कन्वर्ट करो और फिर उसका रेशियो ले सकते हो, उससे पता चल जाएगा कि Z1 बढ़ेगा कम होगा वॉटेवर क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस शीट में है जो हम करेंगे। तो क्लास, नेक्स्ट क्लास का जो होमवर्क है वो यही है कि S1 और O1 ये हम डिस्कस करेंगे। कितने बचे हैं, ज्यादा तो नहीं है यार, थोड़ा और दे रहा हूं मैं यहां पर। दो तीन क्वेश्चन बने बचे हैं, इधर भी बहुत कम बचे हैं। जेई मेंस, ये पूरा पूरा डिस्कशन हम करेंगे, ये पूरा डिस्कशन हम करेंगे, पूरा हो जाना चाहिए S1 O1 और जेई मेंस। टेस्ट भी आ रहा, उसकी भी तैयारी हो जाएगी, टेस्ट भी आ रहा ना, उसकी भी तैयारी हो जाएगी, तो उसके लिए करो, क्योंकि टेस्ट में वैसे सिलेबस मैंने मैक्सवेल तक दिया है, लेकिन मुझे लगता है ये भी दूंगा मैं। अब क्वेश्चन किस पे आता नहीं आता अलग बात, बट आज तक जो पढ़ाया है वो आएगा। सिलेबस में मैक्सवेल लिखा हुआ है, बट यहां तक आएगा, क्योंकि कर चुके हैं तो फिर टेस्ट में बनता भी है ना, पूरा आईटीएल केस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मत कहना टेस्ट का सिलेबस कुछ और लिखा होता, उसमें चेंज कर रहा हूं, यहां तक सब आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बाय बाय।